जय हिंद। आज अपने पूरे जिंदगी में पहली बार राजपूत अर्थात क्षत्रिय जाति से संबंधित मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं और इसी मुद्दे को लेकर फेसबुक लाइव कुछ दिन पहले मैं हुआ था। पता नहीं किसे ये बुरा लगा और उन्होंने फेसबुक आईडी को ही बंद करवा दिया। मेरे 2-3 फेसबुक आईडी बंद हो चुके हैं, इसलिए निवेदन है कि आप कृपया इसे एक जाति से जोड़कर न देखें और प्रतिक्रियावादी न देखें, बल्कि इसे पूरी तरह सुनें कि आखिर आज के इस टॉपिक को मैंने चयन क्यों किया है। तो सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। मैं कहना चाहूंगा कि आज राजपूतों एवं उनकी मनः स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति इत्यादि विषय पर परिचर्चा करना निहायत ही आवश्यक है। आपको पता है, राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द से बना है, अर्थात राजा, राजा का परिवार, जिसमें राजा के पुत्र राज्य के संचालन में सहयोग करने वाले सभी जनगण आते हैं। ध्यान रखेंगे, राजपूत जाति में क्षत्रिय सर्वाधिक है, परंतु सभी जाति के लोग राजपुत्र के अंतर्गत समावेशित हुए थे। अर्थात राजपुत्र कोई एक जाति नहीं, बल्कि सभी राजाओं के अपने पुत्र और परिवारों को राजपुत्र कहा गया। अब इन मुद्दों पर चर्चा करने से ज्यादा जरूरी है कि आज की मनः स्थिति क्या है, समाज की, राजपूतों की, परिवार की, और कैसे ये तरक्की किया जा सकता है। इनके माध्यम से राष्ट्र की यही मुख्य बिंदु है हमारा। इसे प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी जाति के लोग, विशेष तौर पर क्षत्रिय अर्थात राजपूत अर्थात क्षत्रिय अपने पूर्वजों के इतिहास यदि सीखते तो आज अपने जातीय सम्मान के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती। राजपूतों में यदि कोई सत्यवादी हुआ, ध्यान से सुनेंगे, राजपूतों में यदि कोई सत्यवादी हुआ तो राजा हरिश्चंद्र जैसा हुआ। यदि कोई तपस्वी हुआ तो वह विश्वामित्र की तरह तपस्वी हुआ, जो ऋग वेद की ऋचाओं में बहुत बड़ा सहयोग किया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा जो सहयोग किया गया था वह अभी तक के सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र की रचना, जो ऋग वेद के 3रे मंडल में स्थित है, यह विश्वामित्र ने रचा था और आज भी उसकी शक्ति है। आगे रहा भगवान राम, जो बंदरों को साथ लेकर, ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे, राजपूतों के आन बान शान ही नहीं, पूरे देश के आन बान शान, विश्व के आन बान शान, संसार के आन बान शान, मनुष्यों का सहयोग लेकर नहीं, संकट आने पर जीव जंतुओं का भी सहयोग लेकर उन्होंने स्वर्ण द्वीप में रहने वाले लंकाधिपति प्रकांड विद्वान रावण को भी न केवल धूल चटाया, समूल नष्ट कर दिया। सत्यवादिता के पथ पर चलने वाले हमारे भगवान राम न केवल अपने पत्नी माता सीता का, बल्कि एक देश के महिला के सम्मान के लिए धनुष बाण भी उठाया और समंदर पर बांध बना, जो शायद इस पूरे ब्रह्मांड में समंदर पर बांध बांधने का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। पत्थरों को समंदर के लहरों पर तैराने की क्षमता उसी भगवान राम में थी, जो क्षत्रियों के नहीं इस देश के पूर्वज माने जाते हैं। लेकिन वही अपने प्रजा में एक साधारण से धोबन के कहने पर भी माता सीता को ऋषि कुटिया में जाने के लिए उन्होंने निवेदन कर डाला। भगवान कृष्ण द्रौपदी के लज्जा के लिए, एक महिला के सम्मान के लिए
महाभारत में अर्जुन के सारथी बने, और सारथी ऐसे बने कि अर्जुन अपने पैरों तले कृष्ण के कान भी पकड़ लिया, तब भी परहेज नहीं किए, क्योंकि एक नारी के सम्मान की बात थी, एक राष्ट्र के सम्मान की बात थी। क्षत्रियों के गौरव गथा को उन्होंने, मान मर्यादा को उन्होंने गिरने नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब भिक्षाटन पर क्षत्रिय निकले तो महात्मा बुद्ध हो गए, भिक्षाटन पर निकले तो महात्मा बुद्ध हो गए। फिर से दोहराना मैं चाहूंगा एक बार कि यदि सत्यवादी बने क्षत्रिय तो हरिश्चंद्र बने, तपस्वी बने, अगर ऋषि बने, ब्रह्मर्षि बने तो विश्वामित्र बने, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके जीवन ही एक आदर्श जीवन है, बने तो भगवान राम बने। इतना ही नहीं, प्रेम की दुनिया बांसुरियों पर घुमा देने वाले भगवान कृष्ण बने। वहीं महाभारत के मुख्य किरदार के रूप में वो रहे। उन्होंने सत्य के अनुसरण करके लाशों की ढेर लगा देने में भी परहेज नहीं की। वहीं यदि भिक्षाटन पर निकले तो महात्मा बुद्ध बने, अगर शारीरिक काया क्लेश पर निकले तो महावीर बने, जो राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने काया क्लेश को महत्व दिया, शरीर को कष्ट दिया, और इस प्रकार उन्होंने संलेखन करके सिद्ध शिला को चले गए। वहीं अगर गुरु के महत्व देने की बात है तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जा सकता है। वो दासी कन्या से जन्म लेने के बावजूद भी स्वयं बिक चुका था, इसके बावजूद भी चाणक्य के सहयोग से वह धनानंद को भारत से उखाड़ फेंकने में सहयोग किया। उतना ही नहीं, विश्व विजेता के ख्वाब देखने वाले सिकंदर महान के सेनापति सेलूकस को भी पराजित किया और उनके पुत्री हेलेना को अपनी पत्नी तक बना दिया। आप समझ सकते हैं उस क्षत्रिय की वीरता को, राजपूतों की वीरता को। अशोक महान के त्याग, बलिदान और संहार को समझा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान, जो जनता के बलिदान को न देकर अपने सर कलम करवा दिया, वह पृथ्वीराज चौहान इसी देश का था, क्षत्रिय परिवार से ही था। दुर्गादास राठौर, जो औरंगजेब को मात्र 500 सैनिक लेकर लाल किला में घुसकर और पराजित कर दिया था, तत्पश्चात वो यहां से अकबर के ही बड़े पुत्र शहजादा अकबर को ले जाकर दक्षिण भारत में सुरक्षा और संरक्षा दी थी। जहां तक शिवाजी की बात है, उन्होंने भी मान मर्यादा रखने का प्रयास सफल किया था। महाराणा प्रताप का तो क्या कहना, राणा संग्राम सिंह की तो आज भी हम लोग उदाहरण देते हैं कि वीर बनो तो महाराणा प्रताप की तरह बनो, वीर बनो तो राणा संग्राम सिंह की तरह बनो। क्षत्रिय महिलाओं की भी चर्चा अगर करें तो ऋग्वेद के ऋचाओं में गार्गी की गार्गी संहिता को समझा जा सकता है। उन्होंने यज्ञवल्क्य को भी शस्त्रार्थ में हरा दिया था, जो ऋषि थे। यहां तक कि कर्णावती और झांसी के रानी के बलिदानों को भी याद किया जा सकता है। यानी महिलाएं भी अगर राजपूतों की होती है तो श्रेष्ठता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर जाती है। वीर कुंवर सिंह 1857 के समस्त विद्रोहियों में आपको पता होगा 80 वर्ष की उम्र में हमारे अभिभावक या हमारे लोग जो है वृद्धा पेंशन की उम्मीद में लग जाते हैं, साम्राज्य पलटने की चिंता नहीं करते। लेकिन ध्यान रखेंगे, बाह में गोलियां भी लगी थी वीर कुंवर सिंह को, गोलियां भी लगी थी वीर कुंवर सिंह को, फिर भी अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेके और वीर गति को प्राप्त हुए अंग्रेजों को लोहा मनवा दिए थे। फिर आज क्या कारण है कि इतिहास में क्षत्रियों और राजपूतों के हर क्षेत्र में बलिदान के बावजूद भी, योग्यता, त्याग और श्रेष्ठता, सामंजस्यता के बावजूद भी आज इनमें कुछ हल्के धुंध नजर आ रहे हैं। इस धुंध के कारणों को थोड़ा हम सोचेंगे, विचारेंगे। आपको शायद पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जो भारतीय संविधान बनाई थी, उस भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने नवी अनुसूची एक जोड़ दिया, पहला संशोधन करके। और सबसे पहले अगर अंग्रेजों के बाद यदि किसी के अधिकारों को उन्होंने समाप्त किया तो इस देश में बलिदान देने वाले, इस देश को सींचने वाले, इस देश के सभ्यता और संस्कृति को लेकर आने वाले, अपने पुत्रों को युद्ध के मैदान में ढकेल कर भी दूसरे के बहु बेटियों की रक्षा करने वाले उन राजाओं के जो राज्य थे उनको छीनने का प्रयास किया था। यानी कि उन्होंने नवी अनुसूची डालकर जमींदारी उन्मूलन की थी। शायद किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कुछ इतिहास को। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो हमारी पुरातनता है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, आए दिन हम देखते हैं विवाह में, संस्कार में, अगर ब्राह्मण है
तो उनको सम्मानित ब्राह्मण है, उनको हम देखते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक में कुछ न कुछ समाज जरूर देता है दक्षिणा के रूप में। अगर कुमार देखे तो उनको भी विवाह में या संस्कार में किसी न किसी प्रकार की लेन देन समाज करता है। अगर कुशवाहा को देखे तो हल्दी वगैरह देने में भी कुछ न कुछ लेन देन समाज जरूर करता है, उनको भी कुछ न कुछ प्राप्त होता है। अगर शेड्यूल कास्ट है उनको भी मानर पूजा वगैरह में कुछ न कुछ मिलता है। धोबी है उनको भी समाज कुछ न कुछ देता है। नाई है उनको भी कुछ न कुछ नेग बनता है। भाट है उनको भी कुछ न कुछ नेग बनता है। यानी अभी तक समाज में लाख का आधुनिक कानून लागू हो जाने के बावजूद भी हर प्रकार से लगभग हर जाति को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल रहा है। एकमात्र राजपूत जाति है जो समाज से एक सम्मान केवल प्राप्त करता था। हजारों करोड़ों वर्षों से जो इस मिट्टी के लिए अपने रक्त से सींच दिया, अपने महिलाओं को जौहर करके अग्नि के हवाले कर दिया, वो छोटी छोटी बच्चियां भी आग के हवाले हो गई ताकि मुगल उन्हें पकड़ न सके और तुर्क उन्हें पकड़ न सके। इस देश के महिलाओं के आन बान शान के लिए समस्त परित्याग कर दिया। उन महिलाओं के बलिदान को, उन क्षत्रियों के शौर्यता को, उन श्रेष्ठता को किसी ने ध्यान नहीं रखा। उनका अपमान करने के लिए सभी उतारू रह रहे हैं। ये कारण क्या है सोचना है। कहीं राजपूतों की तो ही गलती नहीं, या समाज उनको याद नहीं कर पा रहा है। क्या इतिहास के पन्नों तक सिमट के राजपूत रह जाएंगे? नहीं। इसके लिए सोचना होगा, विचारना होगा और निश्चित ही रूप से हम अपने पूर्वजों के जो किए गए कार्य है उसको भूलेंगे नहीं, उनके चहलकदमी पर चलते रहेंगे। मुझे विश्वास है समाज के हर जाति के लोग, हर समाज के लोग पुनः सम्मान करेंगे और हमेशा के लिए आप सम्मानित रहेंगे, क्योंकि आपकी वीरता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज भारतीय माता के अगर सपूत माने जाते हैं पूरे विश्व में तो ब्रिटेन के एक इतिहासकार है कर्नल टॉड। ब्रिटेन के एक इतिहासकार कर्नल टॉड है। उन्होंने क्षत्रियों के लिए, राजपूतों के लिए विरोज शब्द का प्रयोग किया है। विरोज, विरोज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विरोज शब्द बोले जाते हैं और आज भी विश्व की जितनी सेनाएं हैं उन सबको सिखाया जाता है कि भारत में एक राजपूत जाति होती है और राजपूतों में इतनी कूट कूट कर वीरता भरी होती है कि दुश्मन अगर गोलियों की बौछार भी कर दे तो आह तक नहीं निकालते हैं, भारत मां की जय निकालते हैं। उसके बाद उनके जुबान से कुछ आह भी निकलती है, लेकिन पहले भारत माता की जय बोलते हैं। और यही कारण है कि भारतीय सेना को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अमेरिका भी, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी, जापान भी अपने सैनिकों को इसी प्रकार का प्रशिक्षण देता है कि किसी के बलिदानों को सीखो तो भारतीय क्षत्रियों के बलिदानों को सीखो, भारतीय राजपूतों के बलिदानों को सीखो। जब इतने ज्यादा विश्व में पढ़ाए जा रहे हैं, भारत के इतिहास भी बटे पड़े हैं, इसके बावजूद हम लोग सम्मानित क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे कारण है। आप ध्यान रखेंगे लगभग सभी वर्ग उन पुरातन लोगों को महत्व आज भी देता है। सामाजिक लोकाचार हो या किसी भी प्रकार का हो, वहां पर सम्मान मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज और कहेंगे कि जो क्षत्रियों को सरकार ने फैसिलिटी नहीं दिया, उनके राजवारों को छीन लिया, सामाजिक रूप से किसी भी संस्कार में उन्हें किसी प्रकार का कोई राजस्व नहीं मिलता, समाज के सारे लोगों को समस्त अधिकार ज्यों के त्यों रहने दिया गया। मानो इटली से समझिएगा इनको। समाज के जितने भी जाति के लोग थे, धर्म के लोग थे, हमारे संस्कृति में कहीं न कहीं अलग दूसरे जाति के लोगों को कुछ न कुछ सामाजिक स्तर पर फायदा है। क्षत्रियों को एकमात्र फायदा था कि भूराजस्व उनको प्राप्त होती थी। क्या मिलता है? कहीं कोई टैक्स मिलता है? नहीं मिलता है। फिर ऐसी स्थिति में आप उन पूर्वजों के जो राम विवाह हुआ था या फिर बड़े पैमाने पर जो है अपव्यय विवाहों में करते हैं, क्यों करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, हम जो अपना अनुभव एक बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बेवजह क्षत्रिय अपने विवाह में, लोकाचार में, घर भोज में, छेका में, तिलक में, देखने में अपने महत्वपूर्ण संसाधनों को लुटा रहे हैं। इससे थोड़ा व्यय कम करें प्लीज। हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप खर्च को थोड़ा कम कीजिए, बचाइए और बच्चों को अच्छे अच्छे ऑफिसर बनाइए, अच्छे अच्छे डॉक्टर बनाइए, अच्छे अच्छे जो है सेना के अधिकारी बनाकर भेजिए, अच्छे अच्छे व्यवसाय खोलिए, अच्छे अच्छे कारखाने खोलिए और फिर समाज की सेवा उतनी ही अच्छे ढंग से कीजिए बदले हुए परिस्थितियों के साथ। दूसरी चीज है कि सभी को अपने बीच के क्लेश को भूलना होगा। हम देखे हैं कि क्षत्रियों में अलग अलग कुड़ी के नाम पर लोग अपनी अपनी श्रेष्ठता की बात करता है।
अगर 2-3 क्षत्रियों को आप ले लीजिए तो पूछिए कि आप कौन से राजपूत है। कोई कहता है मैं चौहान हूं, कोई कहता है मैं परमार हूं, कोई कहता है मैं राठौड़ हूं, कोई कहता है मैं चालुक्य हूं, और इस तरीके से अपने अपने की श्रेष्ठता की स्थापना की गाथा बुनते हैं। ध्यान रखेंगे, सभी श्रेष्ठ हैं, न केवल राजपूत, इस देश के जन्म लेने वाले सभी मनुष्य श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठतम स्थिति में हैं, क्योंकि जिस देश में हम बसते हैं वहां महान महान सपूत जन्म लिए हैं और सबके गुण को सबने धारण किया है। ऐसी स्थिति में यदि राजपूत ही आपस में लड़ते रहें, अपने में ही श्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ की बात करते रहें और दुनिया के लड़ाने वाले झगड़ों में उलझते रहें, तो निश्चित ही उचित नहीं है। मेरा एक नम्र निवेदन है, मेरे गुरुजी वाईडी मिश्रा रहे, उन्होंने कहा कि क्षत्रियों की सबसे कमजोरी एक ही है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय भगवान से भी लड़ना हो तो लड़ जाते हैं, लेकिन अपने भातृत्व को जो है वो नहीं भूलते, आज के समय में भूल रहे हैं। क्षत्रिय अपने भातृत्व को भूल रहे हैं। यदि अपने भाई भतीजावाद को लेकर चलें, एकताबद्ध होकर चलें, तो स्वयं इंद्र भी उनके घुटने टेक देंगे, लेकिन शायद ऐसा ये नहीं कर पाते हैं और वो भाइयों को भी तोड़ रहे हैं और भगवान की भावनाओं को तो आहत कर ही रहे हैं। भगवान का कहना है कि हे क्षत्रियों, हे राजपूतों, आप आपस में मत टूटो, आपस में एक रहो। और वाईडी मिश्रा ब्राह्मण होकर कहे थे कि सुनो, एक सिद्धांत पर तुम काम करना कि भगवान और भाई से कभी मत उलझना, और बाकी यदि कोई भी नजर उठा दे, नजर तोड़ना मत, नजर पका के खा जाना। और ध्यान रखेंगे कि इसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए कि भाई है और भगवान है, इस दो को हम झेल जाएंगे, लेकिन बाकी यदि सामने नजर आता है उसके नजर को नहीं टिकने देंगे। अगर इस सिद्धांत पर काम करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि इस भारत की शक्ति पुनः स्थापित हो पाएगी। एक और चीज कहना है, झूठी राजशाही का परित्याग कीजिए। ये जो बड़े पैमाने पर हम गाड़ियों पर बबुआन लिखाकर घूमते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, दूसरे को अड़काना है। या हमारे शेरों कहकर जो संबोधित करते हैं, ये अड़काना है और दूसरे को बुरा लगता है। ये छोट जाति, ये बड़ जाति, ये सब शब्द जो है बंद कीजिए। सब बराबर है, सब इस देश के लोग हैं। दूसरी चीजें आपको शायद पता होगा कि शिक्षा जो है आज एक से कुछ पदों पर लोगों को भेज रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हे राजपूतों, हे क्षत्रियों, अपने बच्चों को जो गाड़ी दे रहे हो बड़े पैमाने पर, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर और तरह तरह के गाड़ियां लेकर वो सड़कों पर घूम रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, या फिर दूसरे को अपने साथ जोड़कर अपनी रोड छाप शक्ति दिखा रहे हैं, प्लीज उनको रोकिए और उन्हें डॉक्टर बनाइए, उन्हें इंजीनियर बनाइए, उन्हें मैनेजमेंट सिखाइए, उद्योगपति बनाइए, उन्हें बहुत अच्छा व्यवसायी बनाइए, समाज में सामंजस्य स्थापित करने के गुण को भरिए, क्योंकि उनके अंदर वीरता है, उनके अंदर योग्यता है, उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर सहनशीलता है। ये ध्यान रखिए कि उनके ताकत का दूसरा कोई प्रयोग न कर ले और इस तरीके से वो अपना ताकत अपने लिए प्रयोग करे। मदिरा पान भी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, राजपूत के लड़के कर रहे हैं, नशा वगैरह बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। प्लीज आपको शायद पता होगा कि क्षत्रिय ही सबसे ज्यादा देवकुल में गए हैं और देवता की तरह पूजे जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि उनमें किसी प्रकार की कोई व्यभिचार नहीं थी। आज मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एकदम शपथ लेंगे, न हम पिएंगे न हमारे बच्चे पिएंगे, न हम पिएंगे न हमारे बच्चे पिएंगे। चाहे सिगरेट पीना हो, चाहे सिगार पीना हो, चाहे चरस पीना हो, चाहे दारू पीना हो या पेप्सी तक पीना हो, एकदम गार्जियन जब बंद करेगा तभी बच्चा बंद करेगा। आपको लगता है आप पीते हो तो आपके बच्चे नहीं पीते हैं, छुपकर वो भी पीते हैं, क्योंकि आपके बदबू को भांप लेते हैं, मुंह के आपके व्यवहार को भांप लेते हैं। इसलिए पीना सबसे पहले राजपूत बंद करे, हाथ जोड़कर निवेदन है, और तब जाके आप राम जी के जो है सपने को साकार करेंगे। एक और निवेदन है, दहेज प्रथा को पूरी तरह राजपूत समाप्त करे, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है, हमने खुद अनुभव किया है और एक दो उदाहरण भी मेरे पास है कि इतने अधिक तिलक राजपूत मांगते हैं। उनके घर जब क्षत्रिय कोई पहुंचता है तो वो इतना ज्यादा तिलक डिमांड कर देते और पैसे का उपयोग नहीं करते।
1 से 1 गाड़ियां, 150 गाड़ियां, 200 गाड़ियां, 500 गाड़ियां, 10 राइफल, इतने पटाखा, उतने घोड़े, उतने बाजा, उतने ऑर्केस्ट्रा, क्या जरूरत है? इसको बंद कीजिए। एक निवेदन है, इस बातों को थोड़ा सा मानिए आप। कुछ क्षत्रिय तो इतने ज्यादा परेशान है दहेज से कि वो शहर छोड़कर कलकत्ता चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। भाई जो गरीब है क्या करें? मजबूरन नहीं कहना चाहिए क्षत्रियों की। कुछ लोग, बहुत ही कम, 1-2% कहिए या दशमलव में कहिए, कि इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरकास्ट मैरिज का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर इच्छा से कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उचित है। लेकिन मजबूरी से यदि इंटरकास्ट मैरिज करता है तो यह समझिए कितना दुखद है। इसलिए निवेदन है कि यदि आपके दरवाजे पर कोई भी क्षत्रिय पहुंचता है विवाह के लिए, तो आप खुद नहीं कर सकते तो किसी दूसरे क्षत्रिय के यहां लगवा दीजिए, लेकिन करवा दीजिए। किसी बेटी वाले राजपूत को दरवाजे से अपमानित मत होने दीजिए, क्योंकि आप तभी श्रेष्ठ बने रहेंगे जब अपने भाई को श्रेष्ठ बने रहने देंगे। अगर उसे ढकेल देंगे आप, तार का पेड़ उतना ऊंचा होता है ना, उसके भी सहारा देने का काम है कि मिट्टी उसी का जड़ करता है। इसलिए अपने जड़ों को मत हिलाओ। आपको लगता है कि आप अपने जड़ों को हिला दोगे तो शायद मजबूत बने रहोगे, जी नहीं, आप गिर जाओगे। अक्सर मैंने देखा है कि आज के तो राजपूतों में कुछ ऐसी कमजोरी आ गई है कि भतीजा चाचा को, छोट भाई बड़ भाई को, बड़ भाई छोट भाई को, पत्नी पति को, पति पत्नी को, ये गजब से भाई। पहले तो कितना त्याग था राम के कुल में, जाके देखिए। जो भाई का झगड़ा भी महाभारत में दिखा है, 5 पांडवों में नहीं हुआ था झगड़ा। करोड़ों आपके कौरव थे, उनमें भी झगड़ा आपस में नहीं हुआ। तो फिर अपने संबंधियों में क्यों झलकते हो, क्यों झगड़ते हो? कोई जमीन 1-2 बीता ले लिया, छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ जाना और उसके लिए ईंटा पत्थर कर देना, मुकदमा में उलझ जाना, क्या उचित है? इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन फिर से करूंगा मैं कि आप अगर सहना है तो भाइयों का सहो, सहना है तो राजपूतों का सहो। दूसरे के लिए मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन उससे मत झगड़ो। एक और चीज, जो बड़े पैमाने पर हम क्षत्रिय बच्चों को देख रहे हैं फेसबुक पर भड़काऊ चीज लिखना, क्या लगता है कि इससे कोई डरने वाला है? अब नहीं। लोकतंत्र के बहुत दिन हो गए, 47 में हम लोकतंत्र को प्राप्त किए हैं, संविधान भी लागू हुए बहुत दिन हो गए, और आज सोशल मीडिया से बड़े पैमाने पर सबके अधिकारों को समझाया जा रहा है। अतः उस पर अगर बबुआन, गाली शब्द वगैरह वगैरह, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे पंजरी नहीं बैठोगे, इससे उकसा रहे हैं आप। ढीबी ढीबी करने से बकरी भी मरखा बनती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बकरी से ढीबी ढीबी मत कीजिए। जो लोग जहां हैं वहां रहने दीजिए। आप श्रेष्ठ तो बनिए, आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलना कम चाहिए, करना ज्यादा चाहिए। जबान हम लोगों की छोटी है और हाथ बड़ा है, हाथ बड़ा है, कलेजा बड़ा है, मस्तक बड़े हैं। इसलिए उन हाथों से कर्म करके दिखाना है, कम से कम बोलना है। एक निवेदन मेरा ये भी है। आगे आपको बता दें, अपनी जमीन अपने पास रखिए। हड़बड़ी में जमीन जो बेच रहे हैं आप, एक दिन पता चलेगा कि आपकी जमीन जो कुछ अंग्रेजों ने ले लिया और उनके जाने के बाद बचे खुचे नेहरू जी ने जमींदारी उन्मूलन में समाप्त कर दिया, और आप धड़ल्ले से वो बेकार जमीन है तो वो बेकार जमीन है बेचते जा रहे हैं ना। अपने लिए, अपने बच्चों को बसाने के लिए चंद्रमा पर थोड़े ले जाएंगे आप, और सड़कों पर तो रहने की आदत नहीं, भगवान न करे कि सड़कों पर रहे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कष्ट झेल लीजिए, तकलीफ सह लीजिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जमीन न बेचिए। अगर बेचना भी मजबूरी अतिशय हो जाए तो अपनों को ही दे दीजिए, क्योंकि अपने जो है ना अपने हैं और अपने ही रहेंगे कहीं भी। एक ध्यान रखना है, क्योंकि भरत ने राज्य नहीं रखा था तो राम के हवाले कर दिया। ये नहीं कि भरत राज्य अगर नहीं रखे तो शिखंडी के हवाले कर दिया, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने।
तो इस तरीके से अगर आपको अपने राज्य को नहीं रखना है तो आपके लिए राम तैयार है, और राम को नहीं रखना है तो भरत तैयार है। लेकिन बाकी के बीच अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सर्वथा अनुचित है। प्लीज ऐसा न करें किसी भी परिस्थिति में। ध्यान रखिए, आजकल का सिद्धांत है किसी भी जाति को इज्जत देंगे ना तो इज्जत मिलेगा। अब ये नहीं है कि आप कहिए कि मैं बड़ा हूं, ब्राह्मणों को भी इज्जत दीजिए, जादवों को भी इज्जत दीजिए, कुशवाहा को भी इज्जत दीजिए, शेड्यूल कास्ट को भी इज्जत दीजिए, शेड्यूल ट्राइब को भी इज्जत दीजिए, भूमिहार को भी सम्मान कीजिए। लेकिन जब अपनों में सम्मान करने की परंपरा मजबूत होगी तब दूसरे को भी आप सम्मान देना प्रारंभ करेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कुछ कठिन परिस्थिति है तभी हम बोल रहे हैं, उम्र बहुत हो गई मेरी, मैं जात पात पर बोलता जल्दी नहीं हूं, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि आज देश फिर उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इस देश को बेहतरीन चलाया था। क्षत्रियों में न तो छुआछूत थी, न ऊंच नीच था, न जात पात था, तभी तो भगवान सेवरी के घर जाकर खाए थे। इसलिए आप सब प्लीज किसी के सिखाने पर कुछ मत कीजिए। आप सब इस देश को लेकर अच्छे ढंग से चले हैं, और पुनः एक बार नौजवानों को तैयार कीजिए। नशा विहीन राजपूत, अपव्यय विहीन राजपूत, मजबूत राजपूत, धनी राजपूत, शिक्षित राजपूत, वैज्ञानिक राजपूत, डॉक्टर राजपूत, प्रोफेसर राजपूत, उद्योगपति राजपूत, व्यवसायी राजपूत, राजा राजपूत, संसद राजपूत, विधायक राजपूत, एकता का मिसाल साबित करने वाले राजपूत यदि पुनः आ गए तो ध्यान रखिए ये देश एक बार फिर तरक्की करेगा, क्योंकि उनका अनुसरण सभी जाति के लोग करता है और इससे जात पात नहीं फैलता, बल्कि अनुसरण जब उनका लोग करेंगे तो पूरा देश तरक्की कर जाएगा, सभी जाति तरक्की कर जाएगी। इसमें ऊंच नीच न कोई था, न है, न रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।